सो हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करने जा रहे हैं, क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 4 से 5 नंबर आपको ये फ्री में देके जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बस एक बार थोड़े से जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो वो मैं थोड़ा सा डिटेल में क्लियर कर दूंगा आपको। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। इससे पहले मैं बता दूं आपको, अगर आप बोर्ड्स 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो या फिर 2026 में आपको डीयू में एडमिशन चाहिए, ठीक है, जिसके लिए आपको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, हम आपकी हर जगह मदद कर सकते हैं। चाहे आपको यूपीएससी में वो करना हो, आगे चल के कभी आपने सोचा हो कि हमें यूपीएससी का एग्जाम देना है, चाहे एसएससी का एग्जाम देना है, तो हम आपको सिलेबस कैसे कवर करना है, सिलेबस क्या होता है, कब फॉर्म निकलते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, एक ही जगह पे हम आपको बता सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज से रिलेटेड, एग्जामिनेशन का जो एक्स हैंडल है, चाहे फिर टेलीग्राम है, चाहे इंस्टाग्राम है, आप कहीं भी हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। एंड फ्री नोट्स के लिए एंड क्विजेस के लिए आप हमारे सिंपली टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे। इन सब की लिंक हमें कहाँ पे मिलेगी आपकी, इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सिक्योरिटी का जो हमारा छोटा सा डेफिनेशन है, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। सिक्योरिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। अगर आपको किसी चीज से खतरा है, ठीक है, अगर आप उस खतरे से आजाद हो गए, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी बोलते हैं। सिक्योरिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। छोटा सा डेफिनेशन है आपका, याद करके रखो, ठीक है। हमने अभी कैसे पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, सिक्योरिटी का डेफिनेशन देखा। क्या देखा, सिक्योरिटी का डेफिनेशन देखा, ठीक है। सिक्योरिटी का डेफिनेशन क्या था, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, सिक्योरिटी को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, मतलब सिक्योरिटी दो तरह की होती है, ठीक है। सिक्योरिटी दो तरह की होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं, ठीक है, ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। सिक्योरिटी कितने तरह की होती है, दो तरह की होती हैं, टू काइंड ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। पहली कौन सी है और दूसरी कौन सी है, ठीक है। पहली है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है। और दूसरी क्या है, नॉन ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल। अब देखो, जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, इस ये किस से रिलेटेड है, जो हमारी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है ना, जो हमारी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, इसका मतलब आर्म से रिलेटेड होता है, आर्म से, ठीक है, आर्म से, वॉयलेंस से, ठीक है, वॉयलेंस से। अब आप एक कंट्री मान लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारी इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया में एक खतरा जो है हमारा, जो एक खतरा है वो है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ठीक है। और जो दूसरा खतरा है वो हमारा इंटरनल, ठीक है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी भी दो तरह की होती है, एक होता है एक्सटर्नल यानी, और दूसरा होता है इंटरनल। इंडिया को बाहर के लोगों से भी खतरा है और इंडिया के अंदर भी खतरा है। अब एक्सटर्नल में फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल क्या होता है, मिलिट्री थ्रेट, जैसे मिलिट्री थ्रेट, मिलिट्री थ्रेट, मिलिट्री थ्रेट, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, इसके बाद जब मिलिट्री थ्रेट होता है तो हमारे गवर्नमेंट के पास कुछ चॉइस होता है, चॉइस अगेंस्ट थ्रेट, चॉइस अगेंस्ट थ्रेट। तीसरा इसी में हम देखते हैं बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। और चौथा देखते हैं हम इसी में अलायंस बिल्डिंग, अलायंस बिल्डिंग, ठीक है। इन ये चारों क्या होते हैं, ठीक है, ये चार क्या है इनके, ये कंपोनेंट है, क्या है, कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल, कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल, ठीक है। ये एक्सटर्नल जो थ्रेट है हमारी कंट्रीज को, उसके कंपोनेंट होते हैं। कौन से कंपोनेंट, पहला मिलिट्री थ्रेट,
दूसरा चॉइस अगेंस्ट थ्रेट, अगर मेरे ऊपर मिलिट्री थ्रेट हो रहा है हमारी कंट्री के ऊपर, तो हमारी गवर्नमेंट के पास क्या क्या चॉइस होंगी कि हमें सरेंडर करना है, कि हमें अटैक करना है, कि हमें डिफेंस करना है, क्या करना है। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए ये है मैं हमारा, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है, ये जो दोनों है, ये क्या होता है, वे टू टैकल, वे टू टैकल, टैकल एक्सटर्नल थ्रेट, एक्सटर्नल थ्रेट, ठीक है, ये तरीका होता है हमारा। बैलेंस ऑफ पावर और अलायंस बिल्डिंग क्या है, एक तरीका है जिससे हम एक्सटर्नल थ्रेट को काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इंटरनल थ्रेट के कंपोनेंट की, ठीक है, इंटरनल थ्रेट में क्या क्या आते हैं, जैसे कम्युनल रिजॉर्ट्स हो गए, बीट क्या हो गए, कम्युनल, कम्युनल राइट्स हो गए, ठीक है, जैसे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गए, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जैसे सिविल वॉर हो गया हमारी कंट्री में, सिविल वॉर हो गया, जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो गए, सेपरेटिस्ट, सॉरी, सेपरेटिस्ट, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, ठीक है, ये क्या हो गया, ये इंटरनल थ्रेट है, ठीक है, हमारी कंट्री में देखो इंटरनल थ्रेट है ये। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में इसमें कोई आर्म्स का मतलब नहीं होता, वायलेंस का मतलब नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई आपकी जान नहीं लेगा, ठीक है, मतलब आर्म्स से जान नहीं लेगा, इसमें भी जान जाती है, बट इसमें जान नॉन ट्रेडिशनल वे में जाती है। जैसे इसमें क्या आता है, पहला होता है ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है, जो एक इंसान की जान के लिए वो करती है, मैटर करता है, और एक होता है ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी, ठीक है। अब मैं इन दोनों को पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए एक ही सीक्वेंस में। देखो, हमने सबसे पहली सिक्योरिटी पढ़ा, सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, किसी भी खतरे से जब हमें आज़ादी मिल जाती है, वही हमारे लिए क्या होती है, सिक्योरिटी होती है, ठीक है। सिक्योरिटी कितने तरह की होती है, दो तरह की सिक्योरिटी होती है। पहला क्या होता है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, दूसरा क्या होता है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मतलब होता है जहां पे हम हथियार उठाते हैं, जहां पे हम वॉयलेंस करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया का केस पकड़ो, इंडिया में पहला थ्रेट क्या है, ट्रेडिशनल थ्रेट का है, पहला इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट, बाहर का कोई कंट्री, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया, चाइना ने हम पे हमला कर दिया, ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल थ्रेट। दूसरा इंटरनल थ्रेट, हमारे अंदर ही, हमारे देश में ही कभी कभी क्या होते हैं, सिविल वॉर हो गई, कभी 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 कम्युनल रियॉट्स हो गए, कभी कभी सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो गए, ठीक है, कभी कभी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गए, ये क्या है, इंटरनल थ्रेट है, इससे भी लोगों की जान जाती है, इससे भी हमारे सिक्योरिटी को खतरा होता है, ठीक है। मिलिट्री थ्रेट में, एक्सटर्नल थ्रेट में क्या आता है, मिलिट्री थ्रेट, जब बाहर की कोई कंट्री हम पे हमला करेगी, ठीक है। अब इसी में हम देखते हैं कि जब हमारे ऊपर कोई मिलिट्री थ्रेट आ जाता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट भी हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं, ठीक है। एंड इसी में हम देखते हैं बैलेंस ऑफ पावर और अलायंस बिल्डिंग, ये दो तरीके हैं जिससे हम एक्सटर्नल थ्रेट को टैकल करते हैं, ठीक है, यानी एक्सटर्नल थ्रेट को काउंटर करते हैं, ठीक है। इसी इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल थ्रेट के कंपोनेंट हैं ये, ठीक है, समझ में आई बात आपको। टू काइंड ऑफ सिक्योरिटी, जैसे मैंने बताया, एक ट्रेडिशनल होती है, एक नॉन ट्रेडिशनल होती है। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, इट इज द नोशन ऑफ ग्रेटर थ्रेट टू अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री थ्रेट। ट्रेडिशनल में जब मिलिट्री का थ्रेट होता है, ठीक है, किसी फॉरेन मिलिट्री का थ्रेट हो गया, ठीक है, किसी अंदर में ही इतनी बड़ी वायलेंस हो गई कि हमारी हमारी सिक्योरिटी को खतरा हो गया, ठीक है, ट्रेडिशनल ये हो गया। नॉन ट्रेडिशनल notion of security go beyond military threat to include a wide range of threat danger and affecting the condition of human existence। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक, ठीक है, ये क्या है, इससे भी लोगों की जान जाएंगी, ठीक है, लाइफ, इससे भी लोगों की जान जाएंगी, इससे भी लोग मरेंगे। बट क्या एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम मिलिट्री थ्रेट की बात करते हैं, जहां पे कोई इंसान आपकी जान ले रहा हो, ठीक है, कोई इंसान आपकी जान ले रहा हो, उसको आपको मार रहा हो, आर्म्स का यूज कर रहा हो, ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल में ये मिलिट्री थ्रेट के गो बियॉन्ड जाता है, मिलिट्री थ्रेट का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, ऐसे थ्रेट जो आपको, आपके लिए खतरा है, पूरे ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे अर्थक्वेक हो गया, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज,
जैसे पोल्यूशन हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के कंपोनेंट हैं, ठीक है। अब देखो, ये मैं जैसा कि मैंने बताया, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वही मैंने समझा दिया है। इंटरनल सिक्योरिटी को हम, इंटरनल सिक्योरिटी के चार कंपोनेंट होते हैं, जिसमें कम्युनल रियॉट्स हो गए, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गए, सिविल वॉर हो गए, सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो गए, और एक्सटर्नल में मिलिट्री थ्रेट आ गई। अब मिलिट्री थ्रेट जब आई तो उसके बाद हमारे पास क्या क्या चॉइसेस होते हैं गवर्नमेंट के पास, टू सरेंडर, हम सरेंडर कर दें, टू प्रिवेंट, हम उसको अवॉइड करें, ठीक है, प्रिवेंट करें, बचाएं, और टू डिफेंड, अगर हमारे पास वॉर हो गया है, हमारे पे अटैक हो गया तो हम डिफेंड करें। और तीसरा होता है बैलेंस ऑफ पावर, और चौथा होता है अलायंस बिल्डिंग। ये दोनों क्या होते हैं, एक तरीका होता है जिससे हम एक्सटर्नल थ्रेट को काउंटर करते हैं, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जो मैंने अभी बताया ना, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। पहला क्या है, मिलिट्री थ्रेट क्या है। मिलिट्री थ्रेट का मतलब क्या होता है, मिलिट्री थ्रेट का मतलब होता है जब हमारी कंट्री को, ठीक है, सबसे ज्यादा डेंजर किससे हो, मिलिट्री थ्रेट से, इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री थ्रेट, जो हमारे कंट्री पे हमेशा रहता है इन फॉर्म ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान हम पे कभी भी हमला करेगा, ठीक है, और फिर दो तमाचे की जगह चार तमाचा खाएगा, चार क्यों आठ खाएगा, ठीक है। The source of danger in another country, which is by taking military action endanger the core value of unity and independence, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी कंट्री एक दूसरे कंट्री पे हमला करती है तो उसके यूनिटी पे, उसके इंडिपेंडेंस पे खतरा मंडराने लगता है, ठीक है। यूनिटी का मतलब उसका कोई अगर वॉर हुई तो किसी ना किसी कंट्री का कुछ ना कुछ हिस्सा दूसरे कंट्री के पास चला जाएगा, उसकी यूनिटी पे खतरा आ जाएगा, उसकी इंडिपेंडेंस पे खतरा आ जाएगा, उसकी सोवेरेनिटी पे खतरा आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन आर टारगेट ऑफ वॉर। लोग जब, पाकिस्तान स्पेशली, अगर हमारा पड़ोसी की बात करें, हमारे नेबर की बात करें, तो वो सैनिकों को नहीं, सोल्जर्स को नहीं टारगेट करेगा, वो किसको टारगेट करता है, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन को, सिविलियंस को टारगेट करेगा। किसको टारगेट करेगा, सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश करता है वो, सिविलियंस को टारगेट करेगा, ठीक है। अब देखो, गवर्नमेंट के पास अब किसी फॉर्म में मिलिट्री थ्रेट आ गया हमारे ऊपर, ठीक है, किसी ने अटैक कर दिया या कुछ हो गया, ठीक है, तो हमारे गवर्नमेंट के पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला, टू सरेंडर, यानी हम सरेंडर कर दें, ठीक है। दूसरा, टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय रेजिंग द कॉस्ट ऑफ वॉर टू एन अनएक्सेप्टेबल लेवल, ठीक है। अब पहला तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम सरेंडर कर दें। अब दूसरा वो हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऐसी कंडीशन में पहुंचा दें, हम इतना उसको वो कर दें, उसको जलील कर दें, उस इतना कॉस्ट बढ़ा दे वॉर की। फॉर एग्जांपल, आप जो हम मिसाइल चलाते हैं, ठीक है, वो एक 5-5, 10-10 करोड़ की एक एक मिसाइल्स होती हैं, और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी के लिए अगर वो 100, 200, 400 मिसाइल हमारे ऊपर चलाता है तो कितना कॉस्ट, वॉर का कॉस्ट कितना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इससे हम क्या कर पाएंगे, इससे धीरे धीरे हम उसी को कमजोर कर देंगे, एंड इससे क्या होगा, हम वॉर को ही प्रिवेंट कर देंगे, मतलब वॉर होने नहीं देंगे। कुछ टाइम होगा उसके बाद वो खुद सरेंडर कर देगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिवेंट बोलते हैं, टू प्रिवेंट द वॉर। हम ऐसी कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में ले जाएंगे वॉर को, इतना कॉस्ट वॉर का हम बढ़ा देंगे कि वो वॉर करने लायक ही नहीं बचेगा, ठीक है। और तीसरा क्या हमारे पास ऑप्शन होता है, टू डिफेंड इट सेल्फ, हम खुद को डिफेंड कर लें, ठीक है। पहला हम सरेंडर कर दें, या दूसरा हम इतना लड़ाई करें, इतना उससे उलझ जाए, इतना लड़ जाए कि वो फिर इतना कॉस्ट हाई हो जाए वॉर की कि वो नहीं कर पाए, वो झेल ही ना पाएगी कि इतना पैसा हम नहीं लगा पा सकते, ठीक है। एंड तीसरा, टू डिफेंड इट सेल्फ, हम डिफेंस में लगे रहे कि वो हमें मार रहा है तो हम बच रहे हैं, वो मार रहा है हम बच रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कभी भी ऑप्शन नंबर 1 चूज नहीं करती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे छोटी कंट्री का गवर्नमेंट हो, वो कभी चूज नहीं करती, टू सरेंडर करने के लिए कोई नहीं चूज करता, ठीक है। अब अगर वो वॉर को प्रिवेंट करती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डेटरेंस बोलते हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट प्रिवेंट करने को सोचती है वॉर को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को एक नया टर्म दिया गया है जिसको हम बोलते हैं डेटरेंस। क्या बोलते हैं, डेटरेंस, DETERRENCE, डेटरेंस बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम वॉर को लिमिट कर रहे हैं कि अगर वो हमें मार रहा है हम नहीं मारेंगे, हम बच के रहेंगे, बचेंगे खुद को, तो हम क्या कर रहे हैं, वॉर को लिमिट कर रहे हैं। अगर हमने मारा, उसने फिर मारा, फिर हमने मारा, इससे क्या होगा, वॉर खिंचती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। अगर हम वॉर को लिमिट कर रहे हैं, खुद को डिफेंड कर रहे हैं, बस हम उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफेंस बोलते हैं, ठीक है। जब हम खुद को बस बचा रहे हैं, अटैक नहीं कर रहे हैं मुड़ के, इसी को हम क्या बोलेंगे, डिफेंस बोलेंगे। अगर हम प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, हम, आप मारोगे हम भी मारेंगे, फिर आप मारोगे फिर हम भी मारेंगे, फिर हम वॉर को इतने बड़े लेवल पे ले जाएंगे, ऐसे सिचुएशन में ले जाके पहुंचा देंगे कि फिर आप उस वॉर को अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रिवेंट, जिसको एक अलग टर्म से डिनोट किया गया है, जिसको हम बोलते हैं डेटरेंस।
ठीक है। प्रिवेंट और डेटरेंस एक ही है, प्रिवेंटिंग वॉर कॉल्ड डेटरेंस, ठीक है, और डिफेंसिंग वॉर को हम डिफेंस बोलते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो बैलेंस ऑफ पावर का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी छोटी कंट्री है वो पहले अपने अगल बगल देखती है कि कैसी कंट्रीज हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया है, साउथ एशिया में इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है। साउथ एशिया में क्या है, अभी हमने इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में, तो इंडिया एंड इट्स नेबर्स में हमने पढ़ा था, ठीक है, याद है आपको। तो जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि इंडिया जो इस रीजन में है, इस रीजन में सबसे बड़ी कंट्री है। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये सारी कंट्रीज क्या है, ये छोटी छोटी कंट्री हैं, ठीक है, बहुत छोटी कंट्री है इंडिया के सामने, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, हर तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, ये पहले अपने अगल बगल देखेंगी, ठीक है, अगल बगल देखेंगी, जब उनको दिख गया कि हाँ ये इंडिया है, इतनी बड़ी कंट्री है, अगर हमने कुछ चू चा की तो ये हमें मारेगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पावर बोलते हैं। यानी इन्होंने क्या किया, पावर को बैलेंस किया। इस ये आज का फंडा नहीं है, ये क्या है, ये जब कौटिल्य थे, कौटिल्य जो थे चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी, उन्होंने इसमें बताया था कि जब अगर जो नेबर है, यानी जो पड़ोसी है आपका, अगर वो कमजोर है तो उसको खा जाओ, उसको कब्जा कर लो। अगर वो स्ट्रांग है आपसे तो आप क्या करो, उसके साथ अच्छी दोस्ती बना के रखो, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पावर बोलते हैं, ठीक है। चौथा तरीका क्या होता है, चौथा होता है अलायंस बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, इंडिया और भूटान ने क्या कर रखा है, एक मिलिट्री वो कर रखा है, ठीक है, मिलिट्री पैक्ट साइन कर रखा है, जिसमें अगर भूटान पे हमला होता है तो क्या होगा, इंडिया के ऊपर हमला माना जाएगा, अगर उसके ऊपर हमला होता है तो हम उसके बिहाफ पे अटैक करेंगे, जिस कंट्रीज के ऊपर वो बोलेगा, ठीक है, ठीक है, समझ बात आपको। इसी को हम क्या बोलते हैं, अलायंस बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। अलायंस बिल्डिंग में क्या होता है, जब दो कंट्री या दो से ज्यादा कंट्री एक साथ आके एक ग्रुप फॉर्म करती हैं। जैसे इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है, क्या है, नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमने पढ़ा है, याद करो, ठीक है। मोस्टली जो अलायंस होती है वो कैसे होती है, इन फॉर्म ऑफ रिटन ट्रीटीज, रिटन तरीके से होती हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप कभी आपके ऊपर ऊपर हमला हुआ तो मैं आऊंगा बचाने, बोलने से नहीं, लिखने, रिटन ट्रीटीज होती हैं, ठीक है, समझ में आई बात। ये क्या थे, कंपोनेंट थे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में जो एक्सटर्नल आता है उसी की कंपोनेंट थी, ठीक है। अब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के जो इंटरनल मैटर है, इंटरनल में मैंने क्या बताया, इंटरनल में मैंने बताया था कि कम्युनल रियॉट्स हो गए, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सिविल वॉर हो गया, सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो गया। तो इसी में हम क्या, इसी को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या था, किसी भी कंट्री ने अपने इंटरनल मैटर में ध्यान नहीं दिया, ठीक है, किसी भी कंट्री ने अपने इंटरनल मैटर में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो किसी ना किसी सुपर पावर के साथ रहती थी। दुनिया में उससे ज्यादा खिचड़ी मची हुई थी, क्यों, क्योंकि दुनिया दो पार्ट में डिवाइड थी, कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, हर कंट्री किसी ना किसी सुपर पावर के साथ खड़ी थी, ठीक है। न्यूली जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वो चाहे यूएस को ज्वाइन करती थी, चाहे यूएसएसआर को ज्वाइन कर लेती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, मान लो किसी कंट्री ने ज्वाइन किया, कोई ग्रुप ज्वाइन किया, जैसे यूएसएसआर को किसी कंट्री ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, एंड उस कंट्री में क्या हुआ, सिविल वॉर हो गया, इंटरनली क्या हो गई, वो कंट्री डिस्टर्ब्ड हो गई, वहां पे सिविल वॉर हो गया, तो यूएसएसआर क्या करेगा, यूएसएसआर और ये जो कंट्री है इसकी गवर्नमेंट मिलकर क्या करेगी, इस पावर को सप्रेस्ड कर देगी विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री, ठीक है, इसको सप्रेस कर देगी। तो क्या था, 1940 से लेके 60s तक क्या था, यही चलता था। इनफैक्ट 1991 तक, जब तक कोल्ड वॉर एंड नहीं हुआ तब तक यही चलता था। कोई भी कंट्री इंटरनल जो सिक्योरिटी थी उसको इतना सीरियस नहीं लेती थी, इंटरनली जो भी होगा हम संभाल लेंगे, ऐसा होता था। बट जैसे ही कोल्ड वॉर एंड होता है, ठीक है, जैसे ही कोल्ड वॉर एंड होता है, क्या होता है, जो अब कंट्रीज के पास इतना वो नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है कि वो दबा दे आके सिविल वॉर को, तब क्या होता है, तब कंट्रीज को रियलाइज होता है द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे इंडिया में कौन सी सिक्योरिटी थ्रेट है, जैसे नक्सलिज्म है, जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, ठीक है। ये कहाँ पे हैं, जैसे पंजाब, जैसे कश्मीर, जैसे कुछ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है।
अब इंडिया ने कैसे टैकल किया इनको, इंडिया ने अपने बतौला टैकल किया है, ना हम किसी पार्ट थे, किसी सुपर पावर के ग्रुप के पार्ट से, हमने इन सारी चीजों को खुद से टैकल किया है, एंड हमने इनफैक्ट सारी चीजों को लगभग टैकल करने में सक्सेसफुल रह चुके हैं हम, ठीक है। अब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मतलब होता है वही जो मैंने बताया कि ये इसमें कोई मिलिट्री थ्रेट का वो नहीं है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मतलब होता है मिलिट्री थ्रेट, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मतलब होता है जो ऐसे खतरे जो जिससे जान तो जाएगी लोगों की, बट वो मिलिट्री थ्रेट नहीं है। जैसे मैंने बताया था, जैसे अर्थक्वेक, जैसे पोल्यूशन, ठीक है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज, इससे भी लोगों की जाने जाएंगी, ठीक है। तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी दो तरीके की होती है, ठीक है। पहला क्या होता है, एक ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है, पहला क्या है, ह्यूमन सिक्योरिटी है, एंड दूसरा क्या है, ग्लोबल सिक्योरिटी। इन दोनों को हम थोड़ा सा डिटेल में चल के देख लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब होता है इट इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये हमारी कंट्री है, ठीक है, ये हमारी क्या थी, ये प्यारी सी हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है। अब हमने अपनी कंट्रीज को के लोगों को हमने अपनी कंट्रीज के लोगों को फॉरेन अटैक से तो बचा लिया, मतलब हमने पाकिस्तान से अपनी कंट्री के लोगों को बचा लिया, ठीक है। बट इंटरनली क्या हुआ, इंटरनली हमारे यहाँ क्या हुआ, अर्थक्वेक आ गया, इंटरनली हमारे यहाँ कोई पैंडेमिक फैल गया, इससे क्या हुआ, हजारों लाखों लोग मर गए, ठीक है। तो क्या हुआ, जान तो गई लोगों की, चाहे आपने एक्सटर्नल थ्रेट से बचा लिया हो लोगों को, ठीक है, अपनी कंट्री को सेव कर लिया, बट लोगों की जान तो चली गई। तो हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में प्रोटेक्शन की बात करते हैं, नेशन से ज्यादा लोगों के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। इट इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, ठीक है। किसी देश से ज्यादा वहां के लोगों के प्रोटेक्शन को जब हम बात करें, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेडिशनल नोशन बोलते हैं, ठीक है। सिक्योर स्टेट डज नॉट मीन सिक्योर पीपल। अगर कोई जो देश है अगर वो सिक्योर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां के लोग भी सिक्योर हों, ठीक है। अगर आप लोगों को फॉरेन अटैक से बचा लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने आपने उनकी सिक्योरिटी को गारंटी कर दी कि अब आपको कुछ नहीं हो सकता। लास्ट कुछ टाइम से देख लो, इंडिया में बाहर के लोग इतना ज्यादा नहीं मरे हैं जितना अंदर के लोगों ने ही मर गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कई लोग, इससे ज्यादा लोग पॉल्यूशन से मर जाते हैं, इससे ज्यादा लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं, इससे ज्यादा लोग गर्मी की वजह से मर जाते हैं, इससे ज्यादा फार्मर्स फांसी लगा लेते हैं। तो इसको क्या हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी बोलते हैं। एंड लास्ट जो डेटा है आप उसमें देखो, जितने हमारी कंट्री में फॉरेन अटैक से लोग नहीं मरे हैं, उतनी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से एंड अदर रीजन की वजह से लोग मर चुके हैं, ठीक है। ग्लोबल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो ग्लोबल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, ग्लोबल सिक्योरिटी का मतलब होता है ऐसे थ्रेट जो पूरे ग्लोबल मतलब पूरे ग्लोबल कम्युनिटी को एक साथ टारगेट करते हो। जैसे ग्लोबल वार्मिंग अगर हो गया तो ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के लोग ही मरेंगे, सारी कंट्रीज के लोग मरेंगे। टेररिज्म हो गया, टेररिज्म का कोई देश नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, ये लोग बोलते हैं, ठीक है, धर्म नहीं होता। तो टेररिज्म क्या सिर्फ एक जगह पे फैलता है, टेररिज्म फैलेगा तो अमेरिका में भी जाएगा, यूरोप में भी जाएगा, इंडिया में भी आएगा, चाइना में भी जाएगा, हर जगह टेररिज्म फैलेगा, ठीक है। नो कंट्रीज कैन रिजॉल्व दिस इशू अलोन, ठीक है। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो इस सारी इशूज को अकेले रिजॉल्व कर ले। यहाँ पे ग्लोबल पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ग्लोबल पार्टिसिपेशन ग्लोबल पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन की बात करूं तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में लोग कॉपरेट कैसे करते हैं, जब मिलिट्री थ्रेट है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या था, मिलिट्री थ्रेट। तो यहाँ पे कुछ तरीके हैं जिससे क्या होता है, कंट्रीज एक दूसरे के साथ कॉपरेट करती हैं। वो तीन तरीके होते हैं, जैसे डिसआर्मामेंट, दूसरा होता है आर्म्स कंट्रोल, और तीसरा होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि हर स्टेट यानी हर कंट्रीज को कुछ तरह के वेपन रखना अलाउ नहीं है। जैसे बायोलॉजिकल वेपन, ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन का मतलब होता है कोई बैक्टीरिया, वो कोई वायरस फैला दिया। केमिकल वेपन का मतलब कोई केमिकल फैला दिया जिससे लोग मरने लगे। तो ये तो एक तरीका है ना लोगों को मारने का, अटैक करने का दूसरे देशों पे। तो डिसआर्मामेंट मतलब हर कंट्रीज को कुछ तरीके के वेपन को आपको क्या करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, पहले कंट्रीज ने बायोलॉजिकल वेपन भी बना लिया था, केमिकल वेपन भी बना लिया था, ठीक है। इससे क्या होता था, इससे बहुत ज्यादा थ्रेट था दूसरे देशों के लोगों को। तो इससे क्या हुआ, 1972 में
बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हुआ, जिससे हर कंट्रीज को ये बोला गया कि आप बायोलॉजिकल वेपन नहीं रखोगे। एंड 1992 में केमिकल वेपन कन्वेंशन रखा गया, जिससे प्रोडक्शन और पोजेशन यानी उनको बनाना और उसको रखना दोनों बैन कर दिया गया। ठीक है, इसी को हम BWC बोलते हैं, यानी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, और CWC केमिकल वेपन कन्वेंशन। ठीक है, एक 1972 में हुआ था, 1972, और एक 1992 में हुआ था। ठीक है, आर्म्स कंट्रोल का मतलब क्या होता है? आर्म्स कंट्रोल का मतलब होता है जो कंट्रीज में होल्ड लगी हुई होती है। ठीक है, कुछ कंट्रीज में होल्ड लगी होती है, जैसे इंडिया पाकिस्तान में, कि कौन ज्यादा आर्म्स कंट्रोल करता है, कौन आर्म्स ज्यादा अपने पास रखता है। ठीक है, जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पे US और USSR के बीच में लगी हुई थी। ठीक है, आर्म्स कंट्रोल इसी को रेगुलेट करता है कि कोई भी कंट्रीज के बीच में ऐसी होड़ ना लगे। ठीक है, इसके कुछ ट्रीटीज हैं, जैसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972। ठीक है, जिससे क्या हुआ था, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो इन दोनों देशों ने, US और USSR ने, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी वो साइन की थी 1972 में, जिससे क्या था, ये लोग एक दूसरे के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल का यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल, मिसाइल दो तरह की होती है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल ये लोग एक दूसरे के ऊपर यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, और क्या, और US और USSR ने सॉल्ट को भी साइन किया हुआ है। अब सॉल्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, सॉल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? सॉल्ट का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक, मैं लिख लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं SALT, सॉल्ट। ठीक है, स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक आर्म्स, आर्म्स लिमिटेशन, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। इन लोगों ने स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी पे भी साइन कर रखा है, सॉल्ट पे भी साइन कर रखा है। ठीक है, ये लोग NPT पे भी साइन रखे हैं, नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। ठीक है, इसको कब साइन किया था इन्होंने? NPT को 1968 में साइन किया था, जिससे एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन को ये लोग रेगुलेट करते हैं। ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट में न्यूक्लियर वेपन को ये लोग एक अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, वो भी ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन एक ही जगह पे रखा जाता है। न्यूक्लियर वेपन का कुछ पार्ट एक जगह रखा जाता है, कुछ एक पार्ट एक जगह रखा जाता है। जब उसको यूज करना हो तब एक जगह लाके असेंबल करके उड़ा दो। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो हमने 4 ट्रीटी इसमें पढ़ ली। पहला एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972, दूसरा ट्रीटी इन दोनों लोगों के बीच में था सॉल्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, तीसरा स्टार्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, और चौथा है NPT, नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। ठीक है, अब तीसरा तरीका होता है कॉपरेशन करने का, होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान है, तो टाइम टू टाइम इन लोगों को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करनी होती है। ठीक है, अबाउट देयर मिलिट्री प्लान्स, अबाउट देयर मिलिट्री इंटेंशन, कि हम आपको आपके ऊपर वॉर करना चाहते हैं कि नहीं। ये बहुत बेतुकी बात लगती है, ऐसा होता नहीं होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। किसी भी कंट्रीज के, अगर फ्रेंडली कंट्रीज है तो उनके बीच में होता होगा, बट आइदर मुझे वो नहीं पता। ठीक है, कि हम ये अगर बताएंगे, अगर मान लो राइवल्स के बीच में ये हमने बताया कि हमारी इंटेंशन क्या है, कि हम आपके ऊपर कल 12 बजे रात में अटैक करने वाले हैं, तो ये कोई तरीके ये ज्यादा मुझे थोड़ा बचकानी बातें लगती हैं ये। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे क्वेश्चनिंग लगता है, बट आपके सिलेबस में है तो थोड़ा पढ़ लेने को। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब यही होता है। ठीक है, कि दो राइवल्स कंट्रीज हैं एंड वो एक दूसरे के साथ अपनी जो मिलिट्री प्लान्स है, वो इंटेंशन, जो मिलिट्री प्लान्स हैं, जो मिलिट्री इंटेंशन है, वो सब एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि दोनों कंट्रीज क्या करती हैं, अस्वस्थ रहती हैं कि हमारे ऊपर ये कंट्री अटैक अभी नहीं करेगी। ठीक है, दिस इज अ वे टू डिमोन्स्ट्रेट दैट दे आर नॉट प्लानिंग अ सरप्राइज अटैक। ठीक है, ऐसा ये अगर टाइम टू टाइम हम बताते रहेंगे तो उन लोगों को यही लगेगा कि हाँ अभी वॉर करने वाले नहीं है। अगर वो लोग हमें बताते रहेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ वो लोग अभी वॉर करने वाले नहीं है। तो होता होगा जब पीस टाइम होता होगा तो होता होगा, बट मिलिट्री जब हम कुछ करने वाले हैं, एक्चुअली में कुछ करने वाले हैं, तब हम नहीं बताएंगे। ये थोड़ा सा अजीब मुझे लगा। ठीक है, और अगर हम न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट की बात करें, कि देखो अभी तक हमने पढ़ लिया, अब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हमने पढ़ा कि कोई दूसरी कंट्रीज के ऊपर से अटैक होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बोलते हैं, ट्रेडिशनल थ्रेट बोलते हैं। अब कुछ नए थ्रेट हैं, जैसे टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म का मतलब क्या होता है? रिफर टू द पॉलिटिकल वॉयलेंस दैट टारगेट सिविलियंस। ठीक है, ये क्या है? रिफर टू द पॉलिटिकल वॉयलेंस। ठीक है, ये किसी ना किसी पॉलिटिकल मोटिव की वजह से होता है। ठीक है, दे यूज अनहैप्पीनेस ऑफ पब्लिक एज अ वेपन अगेंस्ट नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे देश के जो लोग हैं वो हमारी नेशनल गवर्नमेंट जो है उससे
खुश नहीं है, उससे खुश नहीं है, तो क्या होगा, वो लोग हमारी इसी अनहैप्पीनेस का यूज करेंगे एंड हमको भड़काएंगे अपने ही देश के लोगों के खिलाफ, अपने ही देश के गवर्नमेंट के खिलाफ, अपने ही देश की सिक्योरिटी को ये लोग हमें बोलेंगे थ्रेटन करने के लिए। एंड जो लोग इसके बाद में आ जाते हैं वो लोग सबसे निहायती गवार इंसान होते हैं वो लोग, ठीक है। क्लासिक केस ऑफ टेररिज्म इन्वॉल्व है क्या, हाईजैकिंग एंड बॉम्ब थ्रेटिंग। कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे हाईजैकिंग हो गया, बॉम्ब थ्रेट हो गया, ये सारी चीजें क्या है, टेररिज्म का पार्ट है। अब ग्लोबल पॉवर्टी भी एक थ्रेट है, इससे की भी क्या होता है, इससे भी लोगों को खाने को नहीं मिलता, ठीक है। जब पॉवर्टी पूरे लेवल, अगर पॉवर्टी है, अगर पॉवर्टी है तो इससे क्या होगा, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, वैसे ही लोगों की जान चली जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक नया थ्रेड है। हेल्थ एपिडेमिक जैसे HIV एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो गया, ये सारी चीजें भी है जिसको हम पोल्यूशन की वजह से होता है, ठीक है। ये सारी भी हेल्थ एपिडेमिक भी एक नए तरह की थ्रेट है। ह्यूमन राइट वायोलेशन भी एक नए तरीके का थ्रेट है हमारी सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है। पॉलिटिकल राइट्स एंड जो भी, ठीक है, ह्यूमन राइट्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिकल और सोशल राइट्स, ठीक है। राइट्स ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल और एथनिक माइनॉरिटी, इंडिजिनस माइनॉरिटी के राइट्स, बेसिकली माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है। और चौथा है माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री से लोग दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बेटर लाइफ स्टाइल, बेटर हेल्थ केयर, बेटर हेल्थ एजुकेशन एंड बेटर लाइफ स्टाइल, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। अब देखो, स्टेट क्या है, स्टेट माइग्रेशन को अवॉइड करते हैं, माइग्रेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। रेफ्यूजी और माइग्रेशन में, माइग्रेंट में डिफरेंस क्या है, जो रेफ्यूजीज होते हैं, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में क्राइसिस हो गया, ठीक है, बांग्लादेश में कुछ बहुत सिविल वॉर हो गया, सब लोगों की जान जा रही है, तो वहां से अगर लोग भाग के हमारी कंट्रीज में आएंगे तो वो लोग क्या है, वो रिफ्यूजी हैं, वो लोग, उनके पास, उनके देश में खतरा था तब हमारे पास आए, और रिफ्यूजी को शरण देना, उसको बचाना वो हमारा धर्म है, तो हम बचाएंगे उनको। अगर माइग्रेशन की बात करें कि वो लोग इनलीगल तरीके से हमारे यहाँ आके बस जा रहे हैं, इनलीगल तरीके से हमारे यहाँ के सब सारी चीजें बनवा ले रहे हैं, मतलब आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बनवा ले रहे हैं सारे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको माइग्रेशन बोलते हैं। ये किसी भी देश के लिए खतरनाक होता है। वहां के लोगों के, वहां के रिसोर्सेज पे सिर्फ वहां के लोगों का अधिकार है, जो वहां बाहरी लोग आके खा जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। अगर आप किसी देश में लीगल तरीके से जा रहे हो, वीजा के साथ जा रहे हो, तो वो ठीक है, उससे किसी भी कंट्रीज को ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि हर कंट्रीज कुछ वो लिमिटेड अमाउंट में ही आपको वो देती है, वीजा देती है। बट माइग्रेशन इलीगल तरीके से होता है। रिफ्यूजी अगर आ रहे हैं तो वो ठीक है, अलाउ है, हर कंट्री एक्सेप्ट करती है, ठीक है। अगर मैं इंडिया की सिक्योरिटी की बात करूं, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की बात करूं, तो इंडिया ने, ठीक है, इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री एबिलिटी है, मिलिट्री कैपेबिलिटी है, इसको स्ट्रेंथनिंग किया है, ठीक है। इंडिया 3-4 बार वॉर में भी जा चुका है, 1947, 48 में, 62 में, 65 में, 71 में, 99 में, एंड करंटली 2025 हम बोले या ना बोले ये डिसाइड नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो चलो, ठीक है। इंडिया जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की वजह से, मतलब जो इंडिया की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, इसके दोनों साइड न्यूक्लियर पावर बैठे हुए हैं, एक साइड पाकिस्तान बैठा हुआ है, एक साइड चाइना बैठा हुआ है। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हमारी कंट्रीज पूरी तरीके से मिलिट्री कैपेबिलिटीज की बहुत अच्छी हो, जिससे हम क्या कर सकें, इन दोनों लोगों को एक साथ धुर सकें, ठीक है। अब देखो, स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स। अब हमने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है इंटरनेशनल स्टेज पे, हम क्या करते हैं, हम सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स को मानते हैं, हम सारे इंटरनेशनल कानून नियम सब कुछ मानते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, हमारा इससे इमेज अच्छा है इंटरनेशनल कम्युनिटी पे, लोग भी ये भरोसा करते हैं कि अगर इंडिया ने बोला तो वो नहीं करेगा, हमारी जबान की वैल्यू है कुछ, जबकि यही पाकिस्तान की नहीं है, ठीक है। अब सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री, हमारी कंट्रीज में भी कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, ठीक है। जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, पंजाब में खालिस्तानी हैं, कश्मीर में भी हैं जो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं, ठीक है। इंडिया ट्राई टू प्रिजर्व नेशनल यूनिटी बाय अडॉप्टिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। अब इंडिया ने यहाँ के लोगों को भी हमारे पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें डेमोक्रेटिक तरीके से चूज करने के लिए बोला है, वो लोग आए यहाँ पे अपना अपनी बात रखें, सारी चीजें हम उसको आराम से सुनते हैं, आराम से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छी रहेगी तो वहां पे कभी भी वहां के लोग टेररिज्म
में नहीं जाएंगे। वहाँ के लोग हम अगर खुश रहेंगे, सबके पास पैसा रहेगा, तो लोग अपनी लाइफ स्टाइल में बिजी रहेंगे, तो ठीक है। तो इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे बहुत टाइम ग्रो की है, ठीक है, अच्छी हुई है इकोनॉमी। तो ये भी एक तरीका है जिससे हमने अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया है। पहला तरीका क्या था, हमने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बनाना अच्छी कर लिया है। दूसरा तरीका क्या था, हमने इंटरनेशनल स्टेजेस पे अपनी इमेज बहुत अच्छी बना रखी है। हम सारे इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको मानते हैं। तीसरा, हमारी जो इंटरनल वीकनेस थी, जैसे पाकिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट होते थे, पाकिस्तान बोल रहा हूँ, कश्मीर में होते थे, पंजाब में होते थे, नॉर्थ ईस्ट में होते थे, उनको हमने बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया है। हमने उनको अपने जो सिस्टम है उसमें इंटीग्रेट किया है। और चौथा, हमने अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया है, अपने लोगों को हाथों में पैसे दिए हैं ताकि वो लोग किसी गलत रास्ते पे ना जा पाए, ठीक है, वो लोग खुद ही अपने देश में रह पाए। तो ये चार तरीके से हमने अपने इंडिया की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथनिंग किया है, ठीक है, हमने इस सिक्योरिटी को बढ़ाया है, मजबूत किया है। ये चार तरीके हैं, ठीक है। तो ये वीडियो छोटा सा वीडियो था, खत्म होता है। तो आई होप आपको ये जो हमारा छोटा सा वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए, एंड आगे वाले वीडियोस के लिए भी चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।